नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है संदीप बजोरिया, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, अजय केडिया हैं, एमडी हैं केडिया कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं खाने के तेल को लेकर। एक खबर आई है इंपोर्ट को लेकर, और ये खबर आपको बता दें कि जो पाम तेल का इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ऐसी रिपोर्ट आई है कि नवंबर में 9,31,000 टन का रिकॉर्ड इंपोर्ट पाम तेल का हुआ। एक ही महीने में इतना बड़ा इंपोर्ट हुआ है, और ये इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 50% ज़्यादा है। आरबीडी पाम तेल का इंपोर्ट 2 लाख टन से ज़्यादा हुआ है नवंबर के महीने में, और ये लास्ट ईयर के मुकाबले, इसी महीने के मुकाबले 70% ज़्यादा है। तो अचानक इतना ज़्यादा इंपोर्ट क्यों बढ़ा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या आगे इंपोर्ट में ये बढ़ोतरी जारी रहेगी, इसी पर पहले हम बात करेंगे। संदीप जी, पहला सवाल आपसे यही कि इतना ज़्यादा इंपोर्ट नवंबर के महीने में क्यों सर? देखिए, बिकॉज पाम बहुत कॉम्पिटिटिव था। सोया और सनफ्लावर से $400 नीचे बिक रहा था पाम ऑयल। अच्छा। तो उस कारण से पाम का डिमांड बढ़ गई है, और पाम इंडिया ने इम्पोर्ट अच्छा कर लिया, और उतनी हमें माल की जरूरत भी थी। हमारा लोकल क्रॉप डिले हो गया था, बारिशें जो आने से 1 महीना हमारा हार्वेस्टिंग डिले होने से वो भी हमारे को जरूरत पड़ती गई तेल की, और प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव होने से हमने पाम का इंपोर्ट बढ़ाया, इसलिए इतना इंपोर्ट आ चुका है। तो ये रिकॉर्ड है, आपने सही कहा। पिछले साल के मुकाबले तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन अदरवाइज भी ये इंपोर्ट जो नंबर है वो मतलब पिछले महीने 2 महीने के हिसाब से देखो तो पहले हमारे पास में आप समझ के चलिए सितंबर में भी अच्छी क्वांटिटी इंपोर्ट हुई थी, करीबन 11-12 लाख टन टोटल क्रूड पाम और रिफाइंड ओलिव मिला के, और अक्टूबर में थोड़ा नीचे आ गया था 9-9.5 पे, और नवंबर में वापस ये दोनों मिला के 11.5 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है। तो ये देश में तो ये साल टोटल पूरा ऑयल ईयर में जो इंपोर्ट है आप देख के चल सकते हैं कि हमारे यहाँ पहले 2020 में और 2021 में 130 लाख और 132 लाख टन का इंपोर्ट हुआ था, और 2022 में हम करीबन 140 लाख टन का इंपोर्ट होगा देश में, सब तरह के तेल मिला के। इसमें आप समझ के चलिए पाम तेल जो है वो करीबन 80 से 85 लाख टन का इंपोर्ट है, सोयाबीन ऑयल का 38 से 40 लाख टन का इंपोर्ट है, और सनफ्लावर ऑयल का 18 से 19 लाख टन का इंपोर्ट है। तो इस तरह का हमारा इंपोर्ट प्रोफाइल है, और ये 3 चीजें हम मेनली इंपोर्ट कर रहे हैं, और पाम सब में बड़ा हिस्सा है उस चीज का। करीबन 55% मार्केट शेयर पाम के पास में है, और 45% मार्केट शेयर सोयाबीन और सनफ्लावर के पास में है। तो इस तरीके से ये इंपोर्ट है, और अच्छा है, कंज्यूमर को तेल मिल रहा है, उचित दाम में मिल रहा है, चाहिए उतनी क्वांटिटी में मिल रहा है, ये बड़ी बात है। आप तो हर समय अभी और बढ़ेगा क्या इंपोर्ट? देखिए, अभी आने वाले महीने में दिसंबर में इंपोर्ट मेरे ख्याल से करीबन क्रूड पाम और रिफाइंड ओलिव मिला के जैसे ये 11.5 था वो करीबन 10.5 होगा, और सोयाबीन का इंपोर्ट बढ़ेगा। सोयाबीन का इंपोर्ट जो इस महीने में करीबन 2.25 लाख टन था, वो अगले महीने में 3.5 लाख टन हो जाएगा, और आपका सनफ्लावर का इंपोर्ट भी जो है, जो 1,60,65,000 था, वो भी करीबन 2,20,000 टन हो जाएगा दिसंबर महीने में। तो दिसंबर महीने में जहां पाम शायद 1 लाख कम हो सकता है, बट सोयाबीन और सनफ्लावर मिला के 2 लाख बढ़ जाएंगे, 2.25-2 लाख बढ़ जाएंगे। एक बार बताएं सर कि कंज्यूमर को इस बढ़ते इंपोर्ट का जश्न मनाना चाहिए। मतलब मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ आपसे कि इतना बड़ा इंपोर्ट हुआ है तो किचन का बजट कुछ हल्का होगा, दाम कुछ और घटेंगे रिटेल में एडिबल ऑयल के? यस मृत्युंजय जी, ये तो घट ही रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी इन दिनों में जो दाम है तो बड़ा अच्छा खासा प्रेशर आ गया है, और बहुत रीजनेबली तेल अवेलेबल है, चाहिए उतना तेल अवेलेबल है, कोई कमी नहीं है इंडिया के कोई। ये सर, लेकिन थोड़ा और कम भाव पर चाहिए तो मिलेगा क्या, ये पूछ रहा हूँ। चलो मैंने अच्छा, आप ये नहीं कह रहे कि पेट्रोल 60 रुपए लीटर चाहिए? नहीं, वो भी कह रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं, पेट्रोल पे हमने खूब सारे शो किए हैं।
नहीं बिल्कुल। नहीं, आप तो हर समय कंज्यूमर की साइड लेते हो और कंज्यूमर के हित के लिए बहुत चिंतित रहते हो। हमें बहुत बात की खुशी है, क्योंकि हमारे लिए भी कंज्यूमर बहुत बड़ा पहलू है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो हम भी चाहते हैं कि हम तो प्रोसेसर लोग हैं, हम चाहते हैं कि उचित दाम में माल मिलता रहे, उनकी डिमांड बढ़ती रहे, तो हमारा भी प्रोडक्शन बढ़े। तो ये बातें तो है अपने साथ में। तेल की बाजार आप समझ के चलिए साइड वे में है। तेल के बाजारों में बहुत ज्यादा भी उथल पुथल नहीं है जो हमने पिछले साल में देखी थी। उथल पुथल की 50, 70, 80% बढ़ गए थे दाम, फिर वापस 50, 70, 80% घट गए थे। अब के सालों में लग रहा है तेल के बाजार में ऊपर नीचे का ज्यादा में ज्यादा 15% अप, 15% डाउन, बस इतना ही वायदा रहेगा। कब आ रहा है सर तेल का? वायदा सर अभी अपने सब इलेक्शंस पूरे हो गए, सब कुछ हो गए। हमें लगता है कि गवर्नमेंट को अभी इमीडिएट इस पर डिसीजन लेना चाहिए, और हमें लगे भी रहा है कि ले लेंगे। और लेके 1 जनवरी से हमारे ये सब वायदे जो है तेल के, सीड के शुरू करना चाहिए। बहुत जरूरी है इस चीज की। हेजिंग नहीं हो पा रहा है, प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो वी आर वेरी होपफुल है कि ये शुरू हो सकता है। बहुत अच्छे चांसेस हैं इसके, बट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन इशू करने का जरूरी है। ठीक बात है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 8-10 दिनों में आना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अभी तेल के दाम कैसे हैं और आगे कैसे रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार की बात इसलिए कि ग्वार सुर्खियों में है, ग्वार की चर्चा खूब हो रही है और ग्वार का मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ ग्वार के एक्सपर्ट जो ग्वार की फसल को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सर्वे करते हैं, जुड़ रहे हैं। सुशील शर्मा जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि ग्वार में एक बड़ी तेजी आई, उसके बाद मार्केट नीचे आया, अब एक रेंज में घूमता हुआ दिख रहा है। तो इस वक्त मंडियों में अराइवल का क्या सिचुएशन है, ये कैलकुलेशन जरा हमें बताएं, समझाएं। अभी जो आमदनी आ रही है वो करीब ये 36 से लेकर 40,000 बोरी के आसपास आ रही है। और जैसे सोमवार होता है, सोमवार को बाजार में आमदनी बढ़ जाती है। अच्छा, सोमवार को आमदनी 10,000 के करीब आ जाती है। अच्छा तो अच्छा, तो ये बताइए कि जितनी आमदनी है उसके मुकाबले डिमांड कैसी है? डिमांड ठीक ठाक है, इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं कह सकते अभी, क्योंकि अभी नवंबर और दिसंबर के अंदर हमेशा एक्सपोर्ट की डिमांड कमजोर होती है। अच्छा, तो एक बार बताएं सुशील जी कि जो आप आमदनी बता रहे हैं उसके आधार पर आपका आकलन क्या है प्रोडक्शन का? मेरे को फसल लग रही है 75 लाख और 80 लाख के बीच में रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लग रही, क्योंकि जो लास्ट के अंदर जो बरसातें नहीं हुई, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र के अंदर, इसी कारण क्या बड़ा नुकसान हुआ। हमें भी पहले फसल 1.25 करोड़ बोरी लग रही थी। अच्छा। लेकिन जैसे ये बरसातें नहीं आई उसके कारण के फसल का आंकलन हमने कमजोर किया। तो आप कह रहे हैं कि 75 लाख बैग के आसपास का आएगा उत्पादन, राइट सर? हाँ जी सर। अच्छा, तो लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उससे भी कम आ सकता है उत्पादन, क्योंकि अराइवल कम है। हाँ, और उससे सिग्नल मिल रहा है कि प्रोडक्शन और भी कम होगा। मतलब कुछ लोग तो 51, एक कॉलर जुड़े थे हमारे साथ, उन्होंने 51 लाख बोरी का जिक्र किया था। देखो जी, लोगों का अलग अलग विचार होता है, उनकी अलग अलग सोच होती है। जैसे मैं आमदनी कलेक्ट करता हूँ हर मंडी से और हर मंडी की आमदनी देता हूँ, मैं उसी के हिसाब से मैं आपको ये आंकलन करके बताया है, क्योंकि हमने सर्वे भी किया था। अच्छा। उस टाइम हमें भी लगा था एक बार भी ये 1.25 करोड़ बोरी आ जाएगी। हाँ। लेकिन जैसे जैसे ये बरसातें कमजोर होती गई, उसके कारण हमें ये फसल को भी उत्पादन का हमें कम करना पड़ा। तो जैसे लोगों को लगता है अभी 51 लाख भी लगता है, किसी को 60 भी लगता है, किसी को 75 भी लगता है, किसी को करोड़ भी लग रहा है। ठीक बात, उसमें क्या कह सकते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल सबकी अपनी अलग अलग राय है। तो एक बात सुशील जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप आकलन दे रहे हैं 75 लाख बैग के आसपास का, तो उसके हिसाब से ग्वार का प्राइस क्या होना चाहिए अभी? नहीं, ग्वार की प्राइस ये भाव से ही है, लेकिन अब जैसे जैसे जो किसान जो बिजाई कर रहे हैं उसी हिसाब से मेरे को लग रहा है ये भाव करीब करीब 7,000 के आसपास रहना चाहिए, क्योंकि किसान की जो लागत का मूल्य है वो खर्चा नहीं निकल रहा 6,000 में। नहीं, कुछ ये दलील भी दी जा रही है कि चूंकि कैरी ओवर स्टॉक है नहीं इस बार, है ना, और उत्पादन का अनुमान भी आप लोगों ने घटा दिया है, कैरी ओवर स्टॉक है नहीं, चाइना अब ओपन अप हो रहा है, चाइना से अगर डिमांड बढ़ती है, आगे गम की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कुछ भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। आप सहमत हैं इससे? प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भी जा सकता है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत हूँ मैं। अगर ये अच्छी डिमांड निकलती है तो मेरे को लग रहा है ये भाव 8,000 9,000 के भाव देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो 8-9 हजार भाव जाने के लिए कितनी डिमांड होनी चाहिए? डिमांड जैसे ये नवंबर और दिसंबर में
ये डिमांड थोड़ी कमजोर हो जाती है। 25-26 हजार अभी जो नवंबर महीने के अंदर जो एक्सपोर्ट हुआ है वो 25,000 टन के आसपास हुआ है, लेकिन जनवरी के अंदर ये एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। हर साल एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे। अच्छा, बढ़ रही है, तो आगे आपको लगता है और डिमांड बढ़ेगी अभी एक्सपोर्ट की? बिल्कुल, मेरे को लग रहा है इस साल 20% और 25% के आसपास बढ़नी चाहिए एक बार एक्सपोर्ट की डिमांड। ठीक है सर, चलिए बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका जुड़ने के लिए और ग्वार पर डिटेल रिपोर्ट अब तक पहुंचाने के लिए। हमारा अलग अलग लोगों से बात करते हैं, रिपोर्ट लेते हैं कि मंडियों में क्या चल रहा है, ट्रेडर के बीच क्या बातचीत हो रही है, किस तरह का सिचुएशन अराइवल को है लेकर है, तो ये तमाम बातें हम लगातार करते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्योंकि आज फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों को लेकर के, और कल जब अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए और घट कर आए, अनुमान से ज़्यादा घटे, तो उसके बाद मार्केट रॉकेट हो गया। सोने का, चांदी का बहुत तेज़ी आई, गोल्ड 55,000 के ऊपर चला गया, चांदी 69,000 के ऊपर चली गई। तो अब जरा आज बताइए अजय जी कि आज फेड के ऐलान से पहले सोने और चांदी में क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा? सर आप म्यूट पे अनम्यूट हो जाए। कल का सेशन काफी डेफिनेटली कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था, जिस ढंग से इन्फ्लेशन के नंबर आए उसके बाद डॉलर इंडेक्स में एकाएक काफी बड़ा फॉल आया और उस फॉल के चलते हमने 1820 का लेवल टेस्ट करते हुए दिखाई दिए। बट आज फेड से 0.5 का रेट हाइक और अगले साल 1.25% के आसपास का रेट हाइक पूरे साल भर में आने की उम्मीद है, जो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो सकता है गोल्ड सिल्वर के लिए। तो मुझे लगता है आज मार्केट में कल की तेजी के बाद आज एक गिरावट का रुख लग रहा है। इंटरनेशनल में 1800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये ब्रीच करके मुझे लगता है 1790 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी दबाव बन रहा है क्योंकि 55,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जो छूना था वो कल ऑलमोस्ट टेस्ट करके अब रिवर्स कर रहा है। साथ में रुपए में भी आज जो मजबूती आई है उसकी वजह से मॉर्निंग से ही मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 54,800 का रेंज अच्छा है, वहां पे बेचना चाहिए। 54,400 से 54,100 तक का इमीडिएट टारगेट गोल्ड में देखने मिल जाएगा। वहीं चांदी में भी मुझे लगता है थोड़ा लैकलस्टर मूवमेंट रहेगा क्योंकि कल हमने ऑलमोस्ट 69,500 का लेवल छू चुके हैं, तो एक बार 68,000 लग रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगले 2-5 दिन, क्योंकि हॉलीडे मूड भी रहेगा अगले हफ्ते से, उन सबको देखते हुए मुझे लगता है सोने चांदी में अब एक करेक्शन रहना चाहिए, अगला 2-5 दिन का करेक्शन रह सकता है। ओके, ठीक है, ये राय आपकी हो गई सोने और चांदी के ऊपर। आप जरा बताएं भाविक जी, आप सहमत हैं अजय जी से आज की कॉल पे? अच्छा, देखिए सोने में तो आज मुझे भी थोड़ी वीकनेस लग रही है, पर चांदी मुझे थोड़ा पॉजिटिव लग रही है क्योंकि बेस मेटल का सपोर्ट भी मिल रहा है और आज के दिन लग रहा है कि जो फेड की बैठक है उससे पहले कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। आई थिंक सारे प्रॉफिट हो गए वो दैट वुड बी ऑफ द टेबल और लोग थोड़े साइडवेज हो जाएंगे। कल का जो सीपीआई जो था वो कम हो गया है और लास्ट वीक फेड का ये पीपीआई का डेटा देखे तो वो थोड़ा बढ़ के आया था, तो मार्केट में थोड़ा अच्छा रिएक्शन दिया है। बट आज के दिन मुझे लग रहा है कि चांदी बाय करके चल सकते हैं इंट्राडे पर्पस के, क्योंकि चांदी थोड़ी स्ट्रांग लग रही है। तो चांदी मार्च कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ी डिप आती है 68,500 के करीब तो बाय कर सकते हैं 69,300 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 68,000 का। बट कोई भी पोजीशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड ना करे क्योंकि आज फेड की बैठक है, इंट्राडे पोजीशन ही रखें। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सोने और चांदी पर। अजय जी, क्रूड पर आपका व्यू सर? कच्चा तेल कल ठीक ठाक बढ़ा था, आज मार्केट थोड़ा दबाव में दिखा, बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में दिखा नहीं, और इस वक्त हालांकि थोड़ी सी तेज़ी है, 45 रुपये ऊपर है, और ब्रेंट 80 के ऊपर कल भी था और आज तो ब्रेंट 81 के ऊपर है। तो क्या करें क्रूड में भी इस भाव पर? क्रूड में हमने पिछले हफ्ते में काफी अच्छी गिरावट देखी, जहाँ पे 5800 का हमने सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में लेते हुए देखा है। ब्रेंट जिस ढंग से 80 के ऊपर रिबिल्ड करता हुआ दिखाई दिया और चाइना मेजर फैक्टर रहेगा, सप्लाई स्क्वीज भी अगर जो रशियन प्राइस कैप है उसको देखते हुए लग रहा है, तो मुझे लगता है क्रूड में एक बाउंस कंटिन्यू रहेगा। बट आज के लिए 6300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है तो एक बाउंस निश्चित है जो 64 से 6450 तक का लेवल दिखा सकता है। तो क्रूड में आज लेके चलिए, 6400 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल पर। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है मुकेश का, पूछिए मुकेश जी। अब मुझे मेरा सवाल अजीत केडिया साहब से है। हाँ। उन्होंने थोड़ी दूसरे चैनल पर बाय का कॉल दिया था 600 पे गोल्ड का, और अभी वो सेल का कॉल दे रहे हैं, तो थोड़ा क्लियर करिए ना। अजय जी बताइए सर।
बिल्कुल, जैसे अगर हम कोई भी आज मेरे ख्याल से नहीं रहेगा, कल इन्होंने देखा होगा, कल हमने जरूर बाइंग का एक्टिविटी बताई थी कि मार्केट में जंप रहेगा, लेकिन जो डेटा पॉइंट और फेड या जो भी यूएस का डेटा था उसके हिसाब से मॉर्निंग का जो व्यू रहता है वो डिपेंड करता है कि मॉर्निंग में डेटा पॉइंट क्या है। आज शाम को फेड का रेट है, ऑलरेडी हमने प्राइजेस को रैली अप होते हुए देख चुके हैं, 55,100 का रिजेक्शन दिखा चुका है, जिसके बेस पे अब ये सेल की पोजीशन बनती है, जो बेच के चला जा सकता है। नीचे में 54,400 तक का लेवल बेयर मिनिमम देखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर महावीर हैं हमारे साथ, हरियाणा से जुड़ रहे हैं। पूछिए महावीर जी। नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए सर मेरा केडिया जी से सवाल है कि सुनने में आया था कि जयपुर आ रहे हैं 23 दिसंबर को शायद। ये क्या सवाल हुआ? अच्छा, ये सवाल भी आप टीवी पे पूछेंगे सर? ये सर क्या करें, वैसे नंबर नहीं है, वैसे गोल्ड पे सवाल है सर। क्या सवाल है गोल्ड पे? सर 53,250 पे मेरा गोल्ड बाई है, तो प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ। 53,250 बहुत बढ़िया लेवल पे आपने बाइंग की है और 54,600 के ऊपर है। तो केडिया जी पहले तो आप ये बताइए, जयपुर आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं? मैं जयपुर जा रहा हूँ और कमोडिटी अवेयरनेस के लिए ही जा रहा हूँ, राजस्थान टूर पे। अच्छा, तो जयपुर, जम्मू, बीकानेर, जोधपुर सभी सिटी को कवर क्या बात कर रहे हैं। चलिए अब बताइए सर, 53,200 पे इन्होंने गोल्ड लिया है, 54,600 के ऊपर चला गया है, अब बेच दें या रुके रहे हैं अभी? देखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा इनका व्यू कितना लंबा है, क्योंकि जैसे मॉर्निंग में हमने देखा था कि मार्केट में थोड़ा बाउंस कंटिन्यू था, जिसकी वजह से मार्केट लगभग 55 के आसपास दिखाई देने लग गया था। लेकिन इवनिंग में फेड का मीट है, तो मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइजेस में करीबन 54,400 का तो इमीडिएट रेंज है, बट 54 के आसपास एक बार मिल जाएगा, वहां से फिर वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तो बेटर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब चलिए केडिया जी, आपने अगर कह दिया कि आप जयपुर जा रहे हैं, तो आपके जयपुर का मुकाबला हम दिल्ली से कर रहे हैं और हम कल पहुंच रहे हैं दिल्ली। हमारा भी अवेयरनेस कैंप है और कम्युनिटी गुरुकुल लेकर कल हम होंगे मुंबई दिल्ली में, जहां पर एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। तो आप शामिल होइए इसमें, और शामिल होने का तरीका आपको बताया गया है। ZB लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, शहर का नाम लिखें और 57575 पर SMS कर दें। और कल हम वहाँ पर मिलेंगे दिल्ली में। बहुत ही डिटेल शो होगा कमोडिटी मार्केट को लेकर। तो चलिए अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। सर ये फेड की मीटिंग का जो डिसीजन आएगा, हाँ, उसका ये बेस मेटल पे और क्रूड पे क्या असर पड़ेगा, डिटेल में बताने का। लेकिन फेड की मीटिंग का डिसीजन सुनने के लिए आपको देर रात तक जगना होगा। जग जाएंगे, क्या दिक्कत है, काम करने वाला जगता ही है। ठीक बात है, हाँ देर रात आएगा डिसीजन, ठीक बात है। बताइए भाविक जी, क्या इम्पैक्ट होगा? मतलब डिसीजन तो क्या होगा ये भी नहीं मालूम, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि 75 बेसिस पॉइंट दरें नहीं बढ़ेंगी, 50 बेसिस पॉइंट की संभावना जताई जा रही है। क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप मेटल पे और क्रूड पे? जी आपने सही कहा, 50 बेसिस पॉइंट जो रेट हाइक है वो मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया है। और इससे पहले अगर देखें तो टर्मिनल रेट है वो पहले सोच रहे थे कि फेड के जो पीक रेट है वो 5 से 5.25 हो जाएगा, बट कल का जो इन्फ्लेशन का डेटा है उसके बाद अभी लग रहा है कि 4.8 से 5% हो जाएगा। तो अगर फेड आगे जाके थोड़ा बोलते हैं कि हम अभी जो रेट हाइक है वो थोड़ा पेस कम करेंगे या तो फिर अभी डेटा ड्रिवन देखेंगे, तो हमें सारी कमोडिटीज में तेजी देखने को मिलेगी। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं अभी भी हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे और रेट हाइक ज्यादा करेंगे, तो नीचे आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार अगर नीचे भी आता है तो भी ओवरऑल ट्रेंड अप ही है, तो बेस मेटल्स और क्रूड दोनों में हमें तेजी देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है। तो ये आपकी राय है मेटल और क्रूड पे, इस पर आप नजर रखें। अगला सवाल है पराग का। पूछिए पराग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मेरा सवाल भाविक जी से था कि आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए। सवाल दोहराएंगे अपना? भाविक जी से। अच्छा, भाविक जी से। भाविक जी बताइए, आज के लिए गोल्ड में क्या करें? देखिए आज बहुत ज़्यादा आई थिंक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि फेड के बैठक से पहले काफ़ी लोग जो है वो साइडवेज ही हो जाएंगे। बट अगर आपको मिलता है नीचे, अगर 54,500 से 54,400 के बीच में अगर एक टिप मिलता है तो इंट्राडे आप बाय कर सकते हैं। ज़्यादा मुझे अपसाइड नहीं लग रहा है, मे बी 54,700 और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 54,200 का। बट यही है कि कैरी पोजीशन मत कीजिएगा, जो भी है वो इंट्राडे पर्पस में ही रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर कमलेश है हमारे साथ। पूछिए कमलेश जी। सर मैं फिरोजाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, पूछिए सर। मैं सिल्वर मिनी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, कितना मार्जिन चाहिए और
कि इसका कॉन्ट्रैक्ट किस तारीख से किस तारीख तक को खत्म होता है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। अजय जी बताइए डिटेल में, सिल्वर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं मिनी में, तो क्या क्या फार्मूला है उसका, क्या कॉस्टिंग है, कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम ऑप्शंस की बात करें, काफी अच्छी रणनीति, बिकॉज जब भी मार्केट में ऐसा बड़ा मूवमेंट होता है तो ऑप्शंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हम मान के चल रहे हैं कि आगे जाके चांदी में अच्छी बड़ी तेजी रहती है तो आपको कॉल बाय करना है। तो लेट्स से अभी का भाव हम समझते हैं 69,000 का है, तो 69,000 में 17 फरवरी की एक्सपायरी है। बिकॉज अभी हम जनरली देखते हैं कि बाय मंथली एक्सपायरी होती है, तो अभी जो नियरेस्ट एक्सपायरी है वो 17 फरवरी की। तो यहाँ पे आपको 69,000 का कॉल खरीदना है। 2545 का भाव चल रहा है। देखिए, फ्यूचर में जब आप बाय करते हैं तो आपको मार्जिन देना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में मार्जिन नहीं देना पड़ता, आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब प्राइजेस अगर फरवरी 17 तारीख तक 69 से बढ़कर लेट से 72,000 या 73,000 होता है, तो आपका जो ये प्रीमियम है 2500 रुपए का, इसकी वैल्यू बढ़कर 3,500 4,000 तक जाती हुई दिखाई देगी। तो वहां पे आप उसको, जैसे नॉर्मल हम सौदा बाय करके हम प्रॉफिट बुक करते हैं, वैसे ही ऑप्शन में ये ट्रेड होगा। जो 2550 रुपए में आपने लिया है और जैसे जैसे भाव बढ़ेगा तो ये प्रीमियम की वैल्यू बढ़कर 3400 होती। तो पहला फायदा है कि वॉलिटिलिटी में आपका नुकसान एक सीमित है, आप अपना स्टॉप लॉस बाय नेचुरल लगा के चल रहे हैं। सेकेंडली, जितनी भी बड़ी वॉलिटिलिटी होती है उसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, मार्जिन का आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहती, यहाँ पे आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। और ऐसी भी कुछ स्ट्रेटेजी है जहां पे अपना प्रीमियम आप कम करके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 69,000 का जो प्रीमियम है वो 2500 लगभग है, और हमें लगता है कि 7200 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, तो 72,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तो 72 का आप कॉल बेच सकते हैं। तो इससे होगा क्या, 2500 रुपए आपने प्रीमियम दिया, 1500 का आपको प्राप्ति हो गई, तो नेट आपको 1000 रुपए में चांदी की लॉन्ग पोजीशन बनकर खड़ी हो गई 72,000 के टारगेट के लिए। कमाल है, कितना बढ़िया आपने समझाया सर, बिल्कुल एकदम, कि कैसे आपको ऑप्शन में ट्रेड लेना है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है राम किशन का, जम्मू कश्मीर से हैं। पूछिए राम किशन जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर गोल्ड पे सवाल है, 54,000 रुपए गोल्ड फरवरी बाय किया हुआ है। 54,000 पे आपने बाई किया है गोल्ड, अब क्या करना चाहिए? 54,675 का लेवल है। अजय जी देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप लोगों को लोग देख रहे हैं, सवाल वहाँ से आ रहे हैं, तो जरा बहुत ही मेहनत के साथ बताइए कि 54,000 पर इनकी बाइंग है, 600-700 रुपये ऊपर है इनकी बाइंग के लेवल से, इनको मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन क्या अभी रुकना चाहिए, कुछ और प्रॉफिट हो सकता है, या प्रॉफिट बुक कर लें एक बार? बिल्कुल, मैंने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर गुजरात तक सभी जुड़े हुए रहते हैं से खास करके ये शो पे। और गोल्ड ईयर हम बोल सकते हैं 2023 के लिए रहेगा। कमोडिटी हमने काफी मूवमेंट भी देखी है। टाइमिंग मुझे लगता है आज फेड की मीट से पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म अच्छी जगह पे हम देख रहे हैं, तेजी अच्छी है, लेकिन टाइमिंग अब हॉलीडे मूड भी बनेगा अगले हफ्ते से, तो बेटर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वापस 54-54-100 का लेवल एक बार देखने मिलेगा, वहां पे हम री एंट्री करंट सिचुएशन को देख के करेंगे, बट टाइमिंग प्रॉफिट बुक करके चलिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। गोल्ड में 54,665 ये गोल्ड का ताजा भाव है। अगला सवाल नेचुरल गैस पर आ रहा है, पूछिए सर। जी सुन रहा हूँ। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, 4% से ज्यादा की कमजोरी है इस वक्त नेचुरल गैस में। भाविक जी बताएं क्या किया जाए नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस में जो तेजी देखने को मिली है वो उसी की वजह से हुई है, क्योंकि अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो यूएस में बहुत वेदर फोरकास्ट में ठंडी दिख रही है, तो उसकी वजह से डिमांड भी पीक हो सकती है और नेचुरल गैस के प्राइसेस भी हमने देखे कि तेजी हो सकती है। आज के दिन अगर 535 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 528 के स्टॉप लॉस है, और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 565 का, और ये इंट्राडे का ही ट्रेड है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और अजय जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।